आप सबका स्वागत है अवर एकेडमी चैनल पर। और इसमें हम डेली 7:30 पे स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल ज्योग्राफी, जो मुख्यतः आरएस एग्ज़ाम के लिए है। उसके साथ में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं और जिसमें भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं उनके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ में। और आज का सुविचार है, हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए निरंतर अपने लक्ष्य को बड़ा करना होगा। यदि हमें सक्सेस प्राप्त करनी है तो सक्सेस प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम हमारे लक्ष्य को बड़ा करें। यदि हम लक्ष्य छोटा रखेंगे और हमें हासिल हो जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ये है कि जब बड़ा लक्ष्य होगा तो हमें कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और जब हम कंटिन्यूसली एफर्ट्स करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम निरंतर अपने लक्ष्य को बड़ा करते हुए चलें। इसी आज के सुविचार के साथ में और सकारात्मक सोच के साथ में शुरुआत करते हैं आगे की क्लास की। ये परिचय है, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? पृथ्वी विज्ञान पढ़ रहे थे। पृथ्वी विज्ञान में क्या है? भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल में हम क्या पढ़ रहे हैं? विश्व को पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में हमने पृथ्वी की संरचना पढ़ ली, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्रीवियस क्लासेस में हम देख चुके हैं। उसके साथ में पृथ्वी की जो चट्टानें हैं वो हम देख चुके हैं। भूवैज्ञानिक समय सारणी हम देख चुके हैं। इस प्रकार ये पहला टॉपिक खत्म हो चुका है। दूसरा टॉपिक जो अभी रनिंग में चल रहा है वो है प्रमुख भू आकृतियाँ। इसमें हम क्या, कल हमने क्या पढ़ा था? पर्वत हम कल पढ़ चुके हैं, पर्वत की बेसिक्स पढ़ चुके हैं, और विश्व के पर्वत जो है वो हम आगे वाले क्लासों में पढ़ेंगे। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है पठार। पहले रिकैप कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? पर्वत पढ़ा था। पर्वत क्या होता है? एकदम ऊंचा उठा कोई ऐसा भूभाग जिसकी ढाल तीव्र हो, बहुत ज़्यादा तीव्र हो ढाल, और वो 700 प्लस मीटर से ज़्यादा ऊंचा हो, और जिसका जो शंकु है, ऊपरी भाग है, वो संकीर्ण हो यानी नैरो हो, उसको क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा कोई भूभाग जो एकदम से ऊंचा उठा हो, उसके ढाल तीव्र हो, वो 700 प्लस मीटर ऊंचा हो, और उसका शंकु जो है, वो शीर्ष जो है वो एकदम नैरो या संकीर्ण हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि पर्वत के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमने अलग अलग पर्वत देखे थे। उत्पत्ति के आधार पे वलित पर्वत देखा था, वो पर्वत जिसमें पृथ्वी के अंदर संपीडनात्मक मोड़ पड़ने के कारण वलन की उत्पत्ति होती है, उससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए रॉकीज, एंडीज, हिमालय, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके अलावा हमने ज्वालामुखी पर्वत पढ़ा था। नाम से स्पष्ट चल रहा है कि ज्वालामुखी का जो लावा जमा हुआ उससे जिस पर्वत का निर्माण हुआ उसको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, जिसको हम संग्रहित पर्वत भी कहते हैं। संग्रहित पर्वत जो संग्रहण से बना हो। तो ये विभिन्न प्रकार के हमने पर्वत पढ़े थे। उत्पत्ति के आधार पर पढ़े थे। उसके अलावा आयु के आधार पर विभिन्न पर्वत हमने बांटे थे। उसके अलावा हमने ऊंचाई के आधार पर विभिन्न पर्वत बांटे थे। सबसे ऊंचा 2000 मीटर से बहुत से भी अधिक ऊंचा हो वो अत्यधिक ऊंचा, 1500 से 2000 मीटर तक हो तो उसको मध्यम ऊंचा। फिर हमने ये देखा था कि 1000 से 1500 हो तो ये ऊंचा पर्वत, और 700 से 1000 मीटर के बीच में हो तो उसको हम कहते थे निम्न पर्वत। तो ये ऊंचाई के आधार पे था। आयु के आधार पे हमने देखा था कैलोडियन पर्वत, जिसका निर्माण 40 करोड़ साल पहले हुआ। उसके बाद में हमने देखा था, उससे पहले देखा था आर्कियन पर्वत जो 40 करोड़ साल पहले। उसके बाद में कैलोडियन देखा था 32 साल पहले। फिर हर्शियन पर्वत हमने देखा था जो 22 करोड़ साल पहले, और लास्ट में हमने अल्पाइन पर्वत देखे थे जो 3 करोड़ साल पहले बने हैं। तो ये इनका आयु के आधार पे वर्गीकरण था। यहाँ पे हमने जो पढ़ा था वो वलित पर्वत पढ़े थे, संग्रहित पर्वत पढ़े थे, गुम्बदाकार पर्वत पढ़े थे कि गुम्बदाकार जो पर्वत होते हैं जिन पृथ्वी के अंदर का जो लावा है वो बाहर आने का प्रयास करता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता है, पृथ्वी की चट्टानों को ऊपर की ओर उठा देता है, और इससे जो निर्माण होता है उसको गुम्बदाकार पर्वत हम कहते हैं।
उसके अलावा हमने पढ़ा था अवशिष्ट पर्वत पढ़ा था, ऐसे पर्वत जो कालांतर में जो बहुत ऊंचे थे प्राचीन काल में, लेकिन पवन जल इन अपरदनात्मक और कारणों से वो जो पर्वत है, वो पर्वत का जो कठोर भाग है वो पीछे बचा हुआ रह जाता है, शेष भाग का अपरदन हो जाता है, तो उसको हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था वलित संग्रहित गुंबदाकार अवशिष्ट पर्वत, आयु के आधार पे आर्कियन, कैलोडियन, हर्शियन, अल्पाइन। ऊंचाई के आधार पे 2000 मीटर, 1500 से 2000, 1000 से 1500 और 700 से 1500 1000 मीटर तक। उसके अलावा लास्ट में हमने कल देखा था, वो देखा था पर्वतों का महत्व, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द माउंटेन। तो हमने देखा था कि पर्यटन की दृष्टि से पर्वतों का महत्व है, मनोरंजन की दृष्टि से पर्वतों का महत्व है, स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्वतों का महत्व है, उसके बाद सुरक्षा प्रदान करता है, ये जलवायु को तय करता है। हम जानते हैं कि हमारी जो दक्षिणी पश्चिमी जो पवनें हैं, वर्षा पवनें इसी से टकरा के वर्षा करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। तो इस प्रकार हमारा जो पर्वत से जुड़ी हुई बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर होती हैं। पर्वत कहाँ कहाँ आए हुए हैं इसको हम आगे आने वाले महाद्वीपों की क्लासेज पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। आई होप कि पर्वत से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार आज हम देखने वाले हैं वो है पठार को। हम पढ़ रहे हैं प्रमुख भू आकृतियाँ, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें पर्वत हम पढ़ चुके हैं और पठार को आज हम पढ़ने वाले हैं। पठार, पठार क्या होता है? ऊंचा उठा भाग। पहली चीज शर्त है ऊंचा उठा। पर्वत भी क्या होता है? ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। पठार भी है, वो भी क्या है? ऊंचा उठा हुआ भाग, जिसका टॉप समतल हो, जिसका ऊपरी भाग है वो समतल हो, ऐसा हो और चौड़ा हो। ये देखो यहाँ पे चौड़ा है, साथ में उसके किनारे जो है वो तीव्र ढाल वाले हो। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि पठार किसे कहा जाता है? एक ऐसा भूभाग जिसके वो ऊंचा उठा हो, ये ऊंचा उठा हुआ है, उसका टॉप समतल हो, ये उसका टॉप है जो हम देख सकते हैं कि समतल है, और चौड़ा हो, ये देखो इतना चौड़ा है। फिर इसके किनारे जो है वो तीव्र ढाल वाले हो, इसके किनारे से ये नीचे ढाल हो, इसके किनारे से भी नीचे ढाल हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। अब पठार की परिभाषा देखने के बाद आइए देखते हैं पठार कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। उसमें पहला है लावा निर्मित। ये हमारी पृथ्वी है, हम जानते हैं कि मेंटल के अंदर पिघला हुआ लावा रहता है, ये पृथ्वी के ऊपर आता है ज्वालामुखी के रूप में और ये फैलता है। तो इससे क्या होता है? जब लावा उद्गार होता है और जब लावा फैलता है तो उससे जिस पठार का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? लावा निर्मित पठार कहते हैं। लावा निर्मित पठार, ये आप चित्र के अंदर देख सकते हो। ये जमीन के अंदर से लावा आया है, फिर ये फैला है गर्म लावा और समय के साथ में ये जम गया, और जमने के बाद में यहाँ पे दिखने में ये लावा लग रहा है, लेकिन ये बहुत समय पहले जो है, अब चूंकि ये हमारी पृथ्वी है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो ये लावा फैल के यहाँ पे जमा हो गया, ये जमा हो गया। अब ये ज़मीन से ऊंचा है, इसका जो टॉप है वो समतल है, इसके किनारे हैं वो एकदम से नीचे की ओर जाते हैं। इन सब विशेषताओं के कारण इसको क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। और ये कैसा पठार है? ये पठार है लावा निर्मित पठार। ठीक, अगला देखते हैं हिमानीकृत पठार। हम जानते हैं कि हमारी ये जो पृथ्वी है, दिस इज आवर अर्थ, इस पृथ्वी के अंदर यहाँ पे 0 डिग्री है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इधर 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती जाती है, और जब सूर्य की किरणें तिरछी होती है तो उसका जो तापमान होता है वो कम होता है, और तापमान कम होता है वहाँ पे क्या होता है? बर्फ़ जम जाती है, आइस जमती है। यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में कि उच्च अक्षांशों में, अर्थात 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, इस अक्षांशों के अंदर कोई भी पठार है तो क्या होगा? उसके टेम्परेचर कम होगा। उच्च अक्षांशों के अंदर क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? बर्फ़ जम जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के पठार का निर्माण होता है जिसको कहते हैं हिमानीकृत पठार। हिमानीकृत पठार, ये हिमानीकृत पठार का एग्जाम्पल आपके सामने है। हम पढ़ रहे हैं पठारों के प्रकार। पहला प्रकार हमने देखा था लावा निर्मित पठार, दूसरा है हिमानीकृत पठार। अब ये पठार आपको कहाँ मिलेंगे?
तो जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो जो नॉर्थ अमेरिका है उसका यहाँ पे अलास्का है, तो अलास्का के अंदर उच्च अक्षांश में स्थित है, तो यहाँ पे अलास्का के अंदर आपको हिमानीकृत पठार मिलेंगे। दूसरा, आप ये देखोगे तो ये जो यूरोप है कुछ ऐसा, ये जो यूरोप है, इस यूरोप के अंदर क्या होगा, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ये भी क्या है, उच्च अक्षांशों में आए हुए हैं, लगभग 70 डिग्री से ऊपर की तरफ ये स्थित है। तो यहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है, और जब भी टेम्परेचर लो रहेगा कुछ प्रदेशों के अंदर, तो वहाँ पे जिस प्रकार के पठारों का निर्माण होगा उसको हिमानीकृत पठार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, वायु जनित पठार। सारे के सारे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पठारों के प्रकार पढ़ रहे हैं। किसके आधार पे पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पे पठारों के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे तीसरा पठार है वायु जनित, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। जैसे मारवाड़ी में गाना बहुत चलता है, सरसर उड़े रे, ठीक है, क्या उड़ता है, आपने गाना सुना होगा। तो ये जो पवन है ये क्या करती है, निरंतर चलती रहती है, सरसर चलती रहती है और धूल मिट्टी को उड़ाती है। अब उड़ा करके कोई भी चीज़ परमानेंट आकाश में रह नहीं सकती, एक समय के साथ में उसको वो निक्षेपित कर देती है, अर्थात उसको जमा देती है। और जब वो निक्षेपित कर लेती है, जमा देती है, तो जिस प्रकार के पठार का निर्माण होता है उसको कहते हैं वायु जनित पठार। कहाँ कहाँ पाया जाता है, पोतवार पाकिस्तान के अंदर ये पाया जाता है, और लोयस पठार कहाँ, चीन के अंदर पाया जाता है। ये आप देख सकते हो, ये लोयस पठार का एग्जाम्पल है। ये जो आपको मिट्टी दिख रही है पठार के रूप में, इसको पठार क्यों कहा जा सकता है कि ये जो ज़मीन होगी कुछ ऐसी होगी, अब समय के साथ जब ये वायु का जमाव हुआ तो ये पठारों का निर्माण कर रहा है। ये जो भी दिख रही है संरचनाएं, ये पठार के रूप में है। इसको निर्मित किसने किया है, वायु ने किया है, और पवन इसको मिट्टी उड़ा के लाई और उसको निक्षेप कर दिया और उससे निर्माण हुआ है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है लोएस पठार, तो आपको ये बताना है कि वायु जनित पठार जो वायु द्वारा लाए गए, उड़ाकर लाए गए पदार्थों के जमाव से जिस पठार का निर्माण हुआ है उसको वायु जनित पठार कहते हैं। उदाहरण, पोतवार पठार पाकिस्तान और लोएस पठार चीन। आगे बढ़ते हैं, जलज पठार। जलज पठार से अभिप्राय है कि समुद्र के अंदर विभिन्न प्रकार के अवसाद जमे हुए हैं और वो पठार का रूप ले लेते हैं। या फिर हम जानते हैं भूसंत्या। भूसंत्या क्या होती है, पृथ्वी के लंबे और गहरे और संकरे वो भूभाग जिसमें नदियाँ आदि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जमाव करती है। फिर जब ये दोनों ही पृथ्वी के जो है वो संपीड़न होता है, पृथ्वी की जब परतें एक दूसरे के सामने सरकती है, तो क्या होता है कि बीच वाला हिस्सा, इधर से भी चीज़ें सरकी इधर से भी सरकी, तो जैसे हमने वलित पर्वत में देखा था, बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठ के कई बार पर्वत का निर्माण कर देता है, कई बार वो पठार का निर्माण कर देता है। तो इसको कहते हैं जलज पठार। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हुई है वो जल से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको जलज पठार कहते हैं। ये जलज पठार को आप देख सकते हो। पठार की विशेषताएं हमने देखी थी, अब आप इसको देखिए। ऊपर का भाग है वो समतल है, ये देखो, ढाल इसका तीव्र है, ये देखो, ठीक है, और जमीन से ऊंचा उठा हुआ, ये जमीन से ऊंचा उठा हुआ भाग है, तो इसी को हम पठार कहते हैं। इस प्रकार ये आप जलज पठार का एग्जाम्पल देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमने देखा पठार है क्या, पहली चीज हमने ये पढ़ी। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि उत्पत्ति के आधार पे पठार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा, वायु जनित पठार देखा, हिम जनित पठार देखा, ठीक है, लावा जनित पठार देखा। ये विभिन्न प्रकार के पठारों को हमने अभी उत्पत्ति के आधार पे देखा। अब पठारों के प्रकार हम पढ़ेंगे स्थिति के आधार पे, कि पठार की जो स्थिति है उसके आधार पे उसको कैसे कहा जा सकता है। पहला है अंतर प्रवृत्तीय, नाम से ही क्लियर हो रहा है, अंतर प्रवृत्तीय पठार। जैसे ये पर्वत है और ये पर्वत है। अब यहाँ क्या है, ये पर्वत आया हुआ है, इधर भी पर्वत आया हुआ है, बीच में जमीन का ऊंचा उठा हुआ भाग जो समतल हो उसको पठार कहेंगे। ये जो पठार है ये अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। ये पर्वत श्रेणी, यहाँ पे पर्वत श्रेणी, बीच का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। एक ऐसा पठार जो
अपने दोनों तरफ पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ हो उसको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार और मैक्सिको का पठार। ये तीनों किस प्रकार के पठार के एग्जाम्पल हैं? अंतर पर्वतीय पठार के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसको और डिटेल में देखना चाहें, तिब्बत के पठार को देखते हैं। यहाँ पे हिमालय आया हुआ है, हिमालय, यहाँ पे कुनलुन पर्वत श्रेणी आई हुई है। अब हिमालय और कुनलुन के बीच में ये जो पठार आया हुआ है, पठार क्या होता है? जिसकी ऊपरी भाग समतल और जमीन से ऊंचा उठा हुआ। अब चूंकि ये दो पर्वतों के बीच में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो ये तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे कैसे यदि आप देखोगे, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उस दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर क्या हो रखा है कि यहाँ पे आया हुआ है एंडीज पर्वतमाला। ये एंडीज पर्वतमाला जा रही है, हम आगे डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। ये एंडीज पर्वतमाला आई हुई है। इस एंडीज पर्वतमाला के बीच के अंदर एक पर्वत आया हुआ है, बोलिविया का पठार। ये भी किस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया? अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा देखते हैं, मैक्सिको का पठार। हम जानते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका जो है महाद्वीप, इस नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर क्या हो रखा है? यहाँ सीरा माद्रे ओरिएंटल, सीरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, दो पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे आई हुई है नीचे की तरफ, और इसके बीच में जो है वो एक पठार का निर्माण हो गया है जिसको मैक्सिको का पठार कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर पर्वतीय पठार वो पठार होते हैं जिनको स्थिति के आधार पर बांटा गया। इनकी स्थिति दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में होती है, इसलिए उसको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण आपने देखना हो तो तिब्बत का पठार, दूसरा उदाहरण देखना हो तो मैक्सिको का पठार, तीसरा एग्जाम्पल देखना हो तो बोलिविया का पठार। ये तीनों पठार किस प्रकार के पर्वत हैं? अंतर पर्वतीय पर्वत पठार है, क्योंकि ये पर्वतों के बीच में पाए जाते हैं। आगे है पर्वत पदीय पठार। ये पर्वत है, मान लो कोई, ये पर्वत यहाँ पे खत्म हुआ और यहाँ पे एक पठार है और फिर नीचे खाई है और फिर ये सामान्य भूमि है। ठीक है, ये एक पर्वत है मान लो, तो ये है पर्वत, इधर है सामान्य समतल जमीन या मैदान। तो जिस पठार के एक तरफ पर्वत हो, दूसरी तरफ मैदान हो, तो उसके जो बीच वाला भाग होता है उसको कहते हैं पर्वत पदीय, पर्वत के पद के पास आया हुआ पठार। एग्जाम्पल है पेटागोनिया का पठार जो एंडीज पर्वत में है। हम जानते हैं कि ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये क्या है? यहाँ पे है एंडीज पर्वतमाला। इस पर्वतमाला, एंडीज जो पर्वतमाला है, इसके ठीक जब आप ऐसे उतरते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है पेटागोनिया का पठार। ये पठार जहाँ पे जो डेयरी उद्योग है वो बहुत अच्छा फल फूल रहा है। यहाँ पे ये एंडीज पर्वतमाला है, फिर उसके बाद में ये पेंटागोनिया का पठार है। उसके बाद आप जानते हो कि ये आगे का पार्ट शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार वो पठार जो महाद्वीप के संपूर्ण भाग पे फैले हुए हो। महाद्वीप क्या होता है? जमीन का वो सबसे बड़ा टुकड़ा जिसको महाद्वीप कहा जाता है, और महाद्वीप खत्म होते ही इधर भी समुंदर और इधर भी समुंदर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई पठार पूरे के पूरे महाद्वीप पे, ये पूरा महाद्वीप है, और यदि कोई पठार इस पूरे महाद्वीप पे फैला हुआ हो तो उसको हम कहते हैं महाद्वीपीय पठार। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार है। तो यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है, किसी भी भाषा के अंदर आपके कंसेप्ट यानी अवधारणाएं क्लियर होती है, तो आप किसी भी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं।
लेकिन यदि आप सिर्फ रटते हैं तो आप चीज़ों को भूल जाओगे और एग्ज़ाम में भी रिकॉल नहीं कर पाओगे। कई बार कहा जाता है कि ये मेहनत तो बहुत करता है लेकिन रिजल्ट नहीं आता। उसका बड़ा कारण ये होता है कि आप मेहनत करते बहुत हैं लेकिन मेहनत किस प्रकार से करते हैं, हाउ यू आर हार्ड वर्किंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिजल्ट देता है। अब आपकी कंसेप्ट क्लियर है। जैसे ही क्वेश्चन आया महाद्वीपीय पठार, तो आपको सीधा हो गया कि पूरे महाद्वीप पे फैला हुआ जब कोई पठार होता है तो उसको महाद्वीपीय पठार कहते हैं। अब आपको जो है वो समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। अब ये पूछा जाए कि अंटार्कटिका पठार किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो आपको पता है अंटार्कटिका जो है वो एक पूरा का पूरा महाद्वीप है, बर्फ से ढका हुआ, उसके नीचे जो पठार आया हुआ है। ऐसे कैसे ग्रीनलैंड है जो उसके नीचे जो पठार आया हुआ है, तो इसको ज़मीन के बड़े भूभाग पे फैले हुए पठार को हम महाद्वीपीय पठार कहते हैं, जिसके आसपास क्या आएगा, सी यानी समुद्र है। ये देखो, अब ये पठार क्यों है, ज़मीन से ऊंचा उठा हुआ है, इसका जो टॉप है वो समतल है और इसके जो किनारे हैं वो तीव्र है। ये सारी विशेषताएं जो होती है वो एक पठार की होती है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। अभी तक हमने क्या देखा, पहला देखा उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण, दूसरा हमने देखा अभी इसके अंदर हमने ये देखा कि जो पठार है उसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, उसके आधार पे हमने देखा। और तीसरा हम देख रहे हैं जलवायु के आधार पे पठारों का वर्गीकरण। अब जलवायु के आधार पे कौन कौन से पठार हैं, आर्द्र पठार, शुष्क पठार और हिम मंडित पठार। आर्द्र पठार वो पठार कहलाते हैं जहाँ पे वर्षा जो होती है वो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होने वाले इलाकों के पठार जो होते हैं उनको आर्द्र पठार कहते हैं। आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। और आपको एग्जाम्पल देखना हो तो ये जो मेघालय का पठार है जहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया पर्वत पाए जाते हैं, इसके हिस्से हैं, ये मेघालय का पठार है, वो आर्द्र पठार का एग्जाम्पल है। दूसरा है शुष्क पठार। ऐसी ऐसी जगह पे स्थित पठार जहाँ पे वर्षा मान लो होती है, जितनी वर्षा होती है उससे ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाता है, तो सीधी सी बात है नमी जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि वर्षा जितनी हुई उससे ज़्यादा तो वाष्प बन के और जो वाटर है वो उड़ गया, तो वहाँ पे शुष्क पठार का निर्माण होता है। एग्जाम्पल है तारिम गोबी पठार, चाइना के अंदर स्थित है। पोतवार का पठार पाकिस्तान के अंदर स्थित है। पोतवार का पठार जलवायु के आधार पर हम बांटे तो शुष्क पठार का एग्जाम्पल है। उत्पत्ति के आधार पर हम बांटे तो यह वायु जनित पठार का एग्जाम्पल है क्योंकि इसका निर्माण जो है वायु जनित पठार के रूप में हुआ था। अगला है हिम मंडित पठार। ऐसे पठार जो ऊंचे प्रदेशों में स्थित है या ऊंचे अक्षांशों में स्थित है। यदि ऊंची जगह पे स्थित है तो हम जानते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है घटता जाता है। टेम्परेचर घटने का मतलब है कि वहाँ पे बर्फ़ रहेगी। या हम पृथ्वी के उच्च अक्षांशों में चले जाते हैं, 0 डिग्री, ये हमने कंसेप्ट अभी क्लियर किया। सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, तो जैसे जैसे आप 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री चले गए तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा, तो वहाँ हिम का निर्माण होगा। और जब पठारों के ऊपर हिम पड़ी हुई हो तो उसको हिम मंडित पठार कहते हैं। इस हिम मंडित पठार कहाँ पाए जाएंगे, 2 जगह पाए जा सकते हैं, या तो ऊँचे प्रदेश हो वहाँ पर या उच्च अक्षांश हो वहाँ पर। यहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक ठंड होती है, इसलिए हिमांच्छादित पठार भी होते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं, एक एग्जाम्पल है ग्रीनलैंड, दूसरा है अंटार्कटिका। यदि आपको पूछा जाए कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका किस प्रकार के पठार हैं, तो हिम मंडित पठार है। यदि आपको ये पूछा जाए कि ये और कौन सा प्रकार है, तो ये महाद्वीपीय पठार है क्योंकि इस पठारों का विस्तार संपूर्ण महाद्वीप या उसके बड़े भाग पर है। उसके बाद पठार का अगला प्रकार है वो है विकास के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। पहला है नवीन पठार। ऐसा पठार जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो, यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो बड़े बड़े गॉर्ज, कैनियन, इनका निर्माण करती है क्योंकि हाइट ज़्यादा है। नदी जितनी ऊपर से गिरेगी उतना ही ज़्यादा वो खड्डों का निर्माण करेगी, जिसके ढाल है वो तीव्र होंगे। ये नवीन पठार का एग्जाम्पल है। नवीन पठार यानी ऐसा पठार जिसका निर्माण हाल ही में हुआ हो, अभी बहुत ज़्यादा अपर्दन या अपक्षय नहीं हुआ हो, तो वो नवीन पठार कहलाते हैं। प्रौढ़ पठार, कुछ ऐसे पठार होते हैं, ये नवीन पठार है, समय के साथ इसको नदियाँ बह रही है इसके ऊपर से, इसको हवा टकरा के जा रही है,
तो ये धीरे 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 इतना सा रह जाएगा, मतलब छोटा होता जाएगा, प्रौढ़ पठार हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि मैदान का भाग है या उसकी ऊंचाई घट जाएगी, इसके जो ढाल है वो घिस चुके होंगे, तो ऐसे पठारों को हम प्रौढ़ पठार कहते हैं। वृद्धावस्था के पठार, अब होगा क्या, ये पठार था, बहुत जवान था, समय के साथ में इस पठार में वायु, हिम, जल, इन सब ने इनके ऊपर काम किया और ये घिसते 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 प्रौढ़ पठार रह गया, और फिर घिसते घिसते छोटा छोटा, यहाँ पे कहीं लोके थोड़ा थोड़ा सा दिखा, फिर कहीं नहीं है, इस रूप में हो गया। तो ये जो पठार होता है, जो कभी पठार था लेकिन अब पूरी तरीके से घिस चुका है, अपर्दन और अपक्षय के कारकों ने उन पर काम कर चुके हैं, तो इस पठार को हम क्या कहेंगे, वृद्धावस्था का पठार। अब इसका आपको एग्जाम्पल देखना हो तो कभी आपको झारखंड जाने का मौका मिले, झारखंड में आप जाओगे तो रांची का पठार आपको मिलेगा। ये है रांची का पठार। रांची का पठार किस प्रकार के पठार का एग्जाम्पल है, वृद्धावस्था के पठार का। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ में अपर्दन के कारक वायु, हिम, जल, इन्होंने कार्य किया और उस पठार को पूरी तरीके से घिस दिया। अब वो मैदान के समकक्ष हो गया है, कहीं कहीं हल्के अवशेष मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये कभी पठार रहा होगा। पुनर्युवित योनित पठार, अब क्या हुआ कि कोई पठार है जो प्रौढ़ हो चुका है, उसकी हाइट घट चुकी है, अब समय के साथ हो सकता है ये जमीन से ऊंचा उठ जाए, या इसके पास वाला भाग है वो नीचा चला जाए, तो पठार की हाइट बढ़ जाएगी, और हाइट बढ़ते ही ये पठार जो है पुनर्युवनित, इसके अंदर पूरा वापस युवा अवस्था आ जाएगी, तो उसको पुनर्युवनित पठार कहते हैं। अब हमने अभी तक पठार, पहले देखा पठार होता क्या है, फिर देखा पठार के प्रकार कैसे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं पठार का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पठार। एक तो जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, दक्कन पठार है, दक्कन लावा पठार। इस पठार को हम प्रकारों में किस में रखेंगे, इसको हम लावा पठार भी बोल सकते हैं। इस पठार को हम क्या पठार बोलते हैं, लावा पठार, क्योंकि इसका निर्माण लावा के जमाव से हुआ है। इसको हम दूसरे भाग में बांटे तो इसको महाद्वीपीय पठार भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के जो अर्थ के है ना, वो बहुत बड़े हिस्से पे फैला हुआ है, इसलिए इसको महाद्वीपीय पठार भी कहते हैं। अब इस पठार में क्या होता है, अपक्षय और अपर्दन के कार्य कौन करता है, नदी करती है, पवन करती है, हिम करती है, ये इसको घिसते हैं, इसको बहा करके लेके जाते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, तो कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है। जैसे यहाँ पे जो है हम जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, और ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कपास के ऊपर पूरा सूती वस्त्र उद्योग टिका हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार इस पठार ने सूती वस्त्र उद्योग, और उद्योग क्या आपको देता है, रोजगार देता है, और आपको इनकम देता है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मौका प्रदान करता है। तो ये जो ज्योग्राफी थी इसकी, ये इस पूरी आर्थिक गतिविधियों का बेस बनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको खूब सारे खनिज मिल जाएंगे इन पठार के अंदर। यहाँ पठारों के अंदर आपका जल प्रपातों का निर्माण होगा। इस पठार के अंदर नीचे वाली जो ज़मीन होती है वो काफ़ी कठोर होती है, तो आप तालाब का निर्माण कर सकते हो, पानी अंदर नहीं जाता है। तो ये सारे आपको पठारों के महत्व हमें मिलेंगे। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक था, वो था पठार। सबसे पहले हमने ये देखा कि पठार होता क्या है, व्हाट इज द प्लेट्यू। ये यदि RS 2 नंबर में पूछा जाता है पठार क्या होता है, तो आप सीधा सीधा आपको आंसर आना चाहिए, और किसी भी एग्जाम में पूछा जाए पठार की विशेषताओं के अंदर ये आपको पूछा जाए, तो आपकी अवधारणा यानी कंसेप्ट क्लियर होती है, तो आप आराम से उस चीज़ को समझ सकते हो। जमीन से ऊंचा उठा वो भाग जिसका टॉप समतल हो और किनारे तीव्र हो, पठार कहलाता है। फिर हमने देखा पठार के प्रकार। प्रकार पहला हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा था,
ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से पठार थे? लावा से उत्पत्ति हुई तो लावा पठार, पवन ने निर्माण किया तो पवन जनित पठार, जिसका लोएस्ट पठार हमने चाइना में देखा था, पोतवार पठार हमने पाकिस्तान के अंदर देखा था, हिम से मंडित है तो हिम मंडित पठार, उसके बाद में हमने देखा था जलवायु के आधार पर पठार, यदि 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, टेम्परेचर वहाँ पे जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा रहता है, तो वो आर्द्र पठार का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल था मेघालय का पठार। यदि जितनी वर्षा होती है उससे ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाता है तो वो शुष्क पठार का एग्जाम्पल है। ये हमने आर्द्र पठार और शुष्क पठार, और तीसरा तो था वो हमने, ये तो हिम जनित पठार है, हिम ने इसका निर्माण किया, और ये है हिम मंडित पठार। उच्च अक्षांश हो या अधिक ऊंचाई हो वहाँ पे आपको हिम मंडित पठार मिलता है। उसके बाद हमने देखा था विकास की अवधारणा के आधार पर पठार का प्रकार। तो एक युवा पठार था, दूसरा प्रौढ़ पठार था, तीसरा वृद्धावस्था के पठार है, जैसे रांची का पठार है वो वृद्धावस्था के पठार है, और चौथा जो था वो पुनर्युनित पठार है, जो समय के साथ में युवावस्था के अंदर आ गए। तो इस प्रकार उसके बाद हमने लास्ट में क्या पढ़ा? पठार का महत्व, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेट्यू। इसके हमने ये पढ़ा था कि पठार जो है वो हमें उपजाऊ मिट्टी प्रदान करता है, जो हमारी कृषि के लिए उपयोगी है। सूती वस्त्र उद्योग पूरा इसी पे टिका हुआ है यदि हम भारत की बात करें तो। उसके बाद में ये जो पठार है ये जलप्रपातों का निर्माण करता है, हाइट कम होती है, छोटे छोटे जलप्रपात बन जाते हैं। तीसरा, ये आपको जलाशय यानी तालाब निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, क्योंकि इसके तालाब के नीचे की जो होती है सतह वो बहुत कठोर होती है। यदि आप दक्षिणी भारत में बात करें ना, तो यहाँ पे तालाबों की अधिकता है। जैसे उत्तरी भारत के अंदर नदियाँ और उससे नहरें निकाल करके सिंचाई की जाती है, दक्षिणी भारत के अंदर मैक्सिमम सिंचाई जो है वो तालाबों के अंदर की जाती है। और तालाबों से सिंचाई करने का कारण यही है कि जो दक्षिणी भारत है वो पठारी भाग है, पठार की जो नीचे की ज़मीन होती है तालाब की वो कठोर होती है, पानी अंदर रिस करके नहीं जाता है, इसलिए पठारों का निर्माण जलाशय या तालाबों का निर्माण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। पठार है क्या, पठार प्रकार क्या है, और पठार का महत्व क्या है। तो इस प्रकार आज की हमारी क्लास एंड होती है। हम कंटिन्यूसली डेली सुबह 7:30 पे क्लासेस करते हैं। हम अभी जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो भूगोल है, जिसके हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं वो है आरएस एग्ज़ाम। ये जो हम पढ़ रहे हैं भूगोल, ये कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी वनडे एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं, उन सब एग्ज़ामों के लिए आपकी अवधारणात्मक जो समझ है या जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवाने में आपको मदद करेगा। क्योंकि जनरली आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, विशेषकर ऑनलाइन में, तो ये पढ़ाया जाता है कि निम्नलिखित में से अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन आता है, फिर कहा जाता है कि अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है बोलिविया का पठार, और फिर आपको कहा जाता है आप याद करिए कि अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल कौन सा है, बोलिविया का पठार। अब इसको रट के कितना याद करोगे, उसके बजाय आप ये याद करो कि एंडीज पर्वतमाला के बीच में आया हुआ, चूँकि एंडीज पर्वतमाला इसको घेरी हुई है और बीच में ये स्थित है, इसलिए ये अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है, जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है उसके अंदर स्थित है। तो ये पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए छप जाएगा। तो इस क्लास के अंदर जो भी होता है आपकी अवधारणाओं को क्लियर करवाने का ही प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आगे हम मैदानी जो भाग है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बार पुनः आपका आवर एकेडमी चैनल पर स्वागत है। एंड अभी तक जो भी क्लासेज हुई है, यदि आप अपनी अवधारणाएं क्लियर करना चाहते हैं तो इस क्लासों को ज़रूर अटेंड करें, ताकि जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे के वैसे आपकी भूगोल से जुड़े हुए सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और किसी भी प्रकार का जो है वो आपको एग्ज़ाम के अंदर चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो अब हम आज की क्लास को एंड करते हैं। इस वो जो पॉजिटिव कोट जो हमने क्लास के प्रारंभ में किया था कि ज़िंदगी में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बड़े लक्ष्यों की ओर आप चलते रहें। लक्ष्य आपके बड़े होंगे तो मेहनत अपने आप हो जाएगी, और जैसे ही मेहनत होगी तो रिजल्ट अपने आप आएगा। बड़ा लक्ष्य होना आपके पास ज़रूरी है। बड़ा लक्ष्य होने के बाद में ऑटोमेटिक आप उसमें मेहनत करोगे यदि सतत शिद्दत से उस लक्ष्य को पाते हो, और आपको यू विल गेट योर सक्सेस। ये सफलता का राज है, यही आज का सुविचार है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हैव अ गुड